Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Thanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Thanoli. क्लास 10 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और आज का हमारा थर्ड लेसन है इस चैप्टर का, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इससे पहले ऑसिलेटरी मोशन पे बात हुई थी, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे हमने बात की, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। आज हमने ये प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक, यानी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम is example of application of simple harmonic motion or to and fro motion। हमने ये बताना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो हमारे पास कौन सी है जी, टू एंड फ्रो मोशन। अब सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता क्या है। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगा, पहले डायग्रामेटिकली समझना है, लास्ट में हम मैथमेटिकल रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। हम क्या करते हैं जी, एक लाइट सा धागा लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, और उसके साथ ये फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइट सा ये धागा ले लिया जिसकी लेंथ है मेरे पास L, और इसके एक एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया जी किसी ऑब्जेक्ट के साथ, और उस ऑब्जेक्ट का मास है जी हमारे पास m, और इसी लाइट से जो स्ट्रिंग है इसके दूसरे एंड को हमने कनेक्ट कर दिया जी किसी रिजिड स्पॉट के साथ। अब जैसे इस बॉब को हम डिस्प्लेस नहीं करते, यानी ये इस तरह बना हुआ है, ये मेरे पास धागा है, इसके साथ मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया और ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, और मैंने इसको अभी तक डिस्प्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें समझ आ रही हैं, इसमें दो तरह की फोर्सेस मुझे नज़र आ रही हैं। एक है जी इसका जो वेट है W, which is acting downward direction, और सेकेंडली इसमें हमने नाइन्थ में भी स्टडी किया था, इसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस फोर्स को हमने नाम दिया था टेंशन फोर्स का, और उसका जो सिंबल था वो हमारे पास T था, और विच इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन। अब दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, यानी दोनों इक्वल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू T, और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ W माइनस T इज इक्वल टू 0। जिस टाइम दोनों फोर्सेस इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, वेट आपके पास इस बॉब का वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। अपोजिट फोर्सेस हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। यानी यहाँ पे ये बात समझ आ गई है कि मीन पोजीशन पे जिस टाइम तक हमने इस बॉब को डिस्प्लेस नहीं किया,
लेफ्ट राइट डिस्प्लेस नहीं किया, तब तक इसके ऊपर दोनों जो फोर्सेस एक्ट हो रही थी वो दोनों क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ जी, इस बॉब को डिस्प्लेस करता हूँ एक स्मॉल एंगल के ऊपर, मैं ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ। ये फिगर ए आ गई मेरे पास, मैं एक फिगर बी बनाता हूँ। ये रिजिड स्पॉट आ गई, ये पहले वाली बना ली। इसकी लेंथ, टेंशन, इसका मैस और इसका वेट अभी भी मेंशन नहीं करता। ये हमें समझ आ गई है वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्प्लेस करके स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करके, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके मैं एक और पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ जी। लेट्स से मैं अपनी तरफ से कंसिडर कर रहा हूँ, जिस टाइम तक डिस्प्लेस नहीं किया था, ये जो इसकी पोजीशन थी, इस पोजीशन को मैं नाम दे देता हूँ जी ओ का। और जिस टाइम मैं इसे डिस्प्लेस करके एक अनदर पोजीशन पे लेके चला गया हूँ, वो इसकी पोजीशन है जी ए। मैस उसी तरह। और मैंने एक बात और भी बताई है कि एक स्मॉल एंगल से इसे हम डिस्प्लेस करके लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसे मैं नाम दूंगा जी थीटा। ये मेरे पास एंगल बन गया। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, यहाँ पे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए एक्चुअली इसका वेट कौन सी डायरेक्शन में है, वो तो मेरे पास है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जबकि मैं इसी लाइन को आगे ड्रा करूँ, इसी लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, ये मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसी लाइन को आगे मैं आगे ड्रा करूँ, आगे लेके जाऊँ, तो वो मेरे पास ये लाइन इस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। और इसका जो वेट की डायरेक्शन है वो मेरे पास ये वाली है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है जी, ये वेट वाली है जी, डब्ल्यू से मैंने यहाँ पे इसको शो कर दिया। हमें ये पता है, मैं यहाँ पे भी मेंशन इसको इस तरह बना लेता हूँ, क्योंकि ये बाद में इस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस टाइम हम अपनी फोर्स को रिमूव करेंगे। अब हमें पता है लाइन की एक प्रॉपर्टी है, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल हमारे पास कहाँ पे बनेगा, इस जगह पे बनेगा। तो यहाँ पे भी एक एंगल बन गया, जिस एंगल को मैंने किसका नाम दिया जी, थीटा का नाम दिया। अब यहाँ पे एक बात ज़रा समझनी है, हम ये कहते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया ओ से ए की तरफ, ओ टू ए की डायरेक्शन में मैं इसे डिस्प्लेस करके लेकर आया। ओ के ऊपर वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, ए के ऊपर वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर इनको देखा जाए, वेट की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है ना, ये है आपके पास डाउनवर्ड है, जबकि ये बॉब मूव करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, सेकेंडली। अगर मैं इस लाइन को देखूं, तो ये तो डायरेक्शन इस साइड पे है, तो बॉब तो इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, नहीं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा। तो मैंने एक्चुअली ये बात इसलिए की, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट समझाना है। हमें पता है बॉब ओ से ए की तरफ आएगा, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कहाँ से आएगी, कौन सा कंपोनेंट हमें रीस्टोरिंग फोर्स देगा? तो इस कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये सामने रखूँ कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है जी एक्स कंपोनेंट, और सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, वाई कंपोनेंट। नाइन्थ में हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कि जिस टाइम हम उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो एक्स के लिए जो कंपोनेंट बनता है वो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बनता है जी,
cos थीटा वाला बनता है, और y के लिए जो कंपोनेंट बनता है वो कौन से वाला बनता है जी, sin थीटा वाला बनता है। अब यहाँ पे जरा समझ लें, और ये कंपोनेंट किसके, W के कंपोनेंट है, वेट के कंपोनेंट दो बन गए, एक x कंपोनेंट बन गया और दूसरा y कंपोनेंट। ये डायरेक्शन है वेट की विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बोथ मेरे पास इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा बल्कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरी मेरे पास इसकी ये डायरेक्शन है, बोथ मेरे पास इस डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा। इट मीन यहाँ पे मुझे एक बात समझ आएगी, ये वाला कंपोनेंट एक्स वाला कंपोनेंट और ये W दोनों यहाँ पे क्या हो, कोई काम भी नहीं करके मुझे दे रहे, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, मेरे पास बॉब इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, बॉब इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, यानी इट मीन ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। मेरे पास जो बचता है वो कौन सा कंपोनेंट बचता है, y कंपोनेंट बचता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स मुझे किस कंपोनेंट से मिलेगी, रीस्टोरिंग फोर्स मुझे y कंपोनेंट से मिलेगी। देन मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू W का कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट के लिए हम क्या लगाते होते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा लगाते होते हैं, तो W किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। तो देन ये हमारे पास बन जाएगा, एक ही W का कंपोनेंट काम करेगा mg साइन ऑफ थीटा, यानी mg साइन ऑफ थीटा y कंपोनेंट हमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर पॉइंट कि रीस्टोरिंग फोर्स कौन से कंपोनेंट से मिलेगी, हमें y कंपोनेंट से मिलेगी। अब यहाँ पे एक बात और, जिस टाइम आपके पास ये बॉब A कंपोनेंट से O कंपोनेंट की तरफ आएगा, A to O, मैं यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं रेज कर लेता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा, इसको समझना है। जिस टाइम हमारे पास मेटालिक बॉब या जो भी बॉब है A से O की तरफ आएगा, A के ऊपर वेलोसिटी एट A पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द बॉब क्या है आपके पास, 0 है, A के ऊपर 0 है। जिस टाइम A से O की तरफ आएगा, समझना है इस बात, A से O की तरफ आएगा, A to O, वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, 0 से इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करने के बाद यानी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे 0, A के ऊपर 0, O के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम होगी। अब जिस टाइम O से अगेन ये B के ऊपर आ जाएगा, अनदर एक्सट्रीम के ऊपर आ जाएगा, A to O ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स आया, ये समझ आ गई। O से B कौन सी किस वजह से जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया। हमें पता है 9th में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इस बात को स्टडी किया था। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी मूव करती हुई बॉडी को मूव ही करवाने पे मजबूर करवाती है, यानी मूव ही करवाना चाह रही होती है। तो ड्यू टू इनर्शिया बॉडी कहाँ पे जाएगी, O से कहाँ पे जाएगी, B के ऊपर आ जाएगी। जिस टाइम ये B के ऊपर चलेगी, O टू B की तरफ, O टू B की तरफ वेलोसिटी क्या होने लगेगी जी, डिक्रीज, और B के ऊपर एट B अगेन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आ रही है बात, यानी यहाँ से मैं वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, वेलोसिटी A के ऊपर 0, B के ऊपर भी 0, A टू O के बीच में वेलोसिटी में चेंज आ रही है, मैक्सिमम हो रही है, इट मीन एक्सेलरेशन है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। B के ऊपर वेलोसिटी 0 है, लेकिन O से B में क्या आ रही है, चेंज आ रही है। जब चेंज आ रही होती है वेलोसिटी में, वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, और जब चेंज ना आ रही हो, जिस तरह B के ऊपर चेंज नहीं आ रही, डायरेक्टली 0 है, 0 हो गई है B पोजीशन में, इट मीन
वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ पे चेंज नहीं आ रही। चेंज आ रही है ए टू ओ के बीच में और ओ टू बी के बीच में, इन दोनों के बीच में चेंज आ रही है। तो सेकेंडली हमने ये बात बोली थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने एक्सप्लेन करना है। हमने ये बताना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब मैं इस तरफ आता हूँ, अब ज़रा समझना। अब मैं रीस्टोरिंग फोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ए से ओ पे आए ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्शन क्या थी? मीन पोजीशन की तरफ, ये डायरेक्शन है। ओ टू बी के ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन रीस्टोरिंग जाने नहीं दे रही थी, इनर्शिया की वजह से की। अब बी टू ओ अगेन किसकी वजह से आएगी? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। अगेन ओ टू ए, सेकंड उसमें इनर्शिया, फिर ए टू ओ, रीस्टोरिंग फोर्स, ये डायरेक्शन, फिर इस तरह, फिर ये डायरेक्शन। इट मीन यहां से एक बात समझ आ रही है कि रीस्टोरिंग फोर्स is always directed towards the mean position। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, और एक कंडीशन यानी उसकी हमने जो डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी उसके लिए हमने ये बात बताई थी। एक तो हमें यहाँ पे समझ आ गई रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और सेकेंडली बल्कि मैं इसको इस तरह कह दूँ, रीस्टोरिंग फोर्स फिजिकल टू, क्योंकि मेरा जो कंपोनेंट था वो वाई कंपोनेंट था, तो ये वाला कंपोनेंट को सामने रखते हुए इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ड्यूरिंग मोशन अगर हम एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करें, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, चेंज आ रही होगी, वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम ए से ओ पे आ रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रही है, जीरो से किसकी तरफ? इंक्रीज हो रही है। इट मीन एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे ज़रा समझना है, यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और नाइन्थ में हमने ये पढ़ा था, जिस टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो वहाँ पे रिटार्डेशन होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है। तो इट मीन जा तो इस डायरेक्शन में आए, जा तो बॉडी तो ऑब्जेक्ट तो इस साइड पे जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी साइड पे है? डिक्लेरेशन है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये दोनों इसकी कंडीशंस थी। याद होगा पिछले लेक्चर में जिसमें हमने मास अटैच टू स्प्रिंग में हमने ये बात बताई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को जिस टाइम हमने डिफाइन किया था, इन विच रीस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों को हमने रखा था इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अभी मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे आना चाह रहा हूँ जी। मैथमेटिकल फॉर्म के लिए ग्रामेटिकली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक चीज़ मेरे पास आ गई है जी, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। इसको मैं वन का नाम दूँ, और माइनस को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने सबसे पहले एक डायग्राम बनाई थी, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आता हूँ जी। मीन से जिस टाइम एक्सट्रीम पे जा रहे थे, ये इसकी लेंथ थी मेरे पास, यानी ये लेंथ हो गई, ये मेरे पास एंगल हो गया, ठीक है। इसको हमने ओ का नाम दिया था, इसको ए का नाम दिया था, इसको सी का नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक मैं एक्स कह देता हूँ, यानी इस तरह ये मेरे पास आएगा, इसको मैं एक्स का नाम देता हूँ। अगर चूंकि मुझे यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा यहाँ से चेक करें क्या बनेगा। साइन थीटा, थीटा के सामने वाला एक्स, ये कंपोनेंट डिवाइडेड बाय थीटा के साथ वाला एल, ये मेरे पास आ गया जी। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, किसको यूज करते हुए? ओ
ए सी, ओ ए सी को यूज करते हुए साइन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, उसको हमने यहाँ पे लगाया एक्स डिवाइडेड बाई एल। ये मेरे पास आ गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं यहाँ पे पुट इन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये मेरे पास बनेगा एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा की जगह एक्स डिवाइडेड बाई एल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास आ गई। इसके अलावा मैंने एक चीज़ प्रूव की थी, अगर आपको याद हो, मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग। अब मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं डायग्रामेटिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वहाँ पे एक और चीज़ भी थी, एफ रीस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये भी हमने किया था। और सेकेंडली हमने ये कहा था, जिस टाइम हम उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं, जिस टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो लॉ यूज करते हुए हमारे पास, अगर आपको याद हो, एक रिजल्ट आया था, और वो रिजल्ट ये था एफ इज इक्वल टू एम ए। इसको मैं 3 का नाम देता हूँ, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू एम ए। अब क्या करते हैं जी, कंपेयर करते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, दोनों को कंपेयर करते हैं जी। कंपेयरिंग, मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों को कंपेयर करें, दोनों रीस्टोरिंग है। तो ये राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाई एम। एम को कैंसिल करेगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम यहाँ पे दे देता हूँ जी। इसके अलावा हमने एक चीज़ पढ़ी थी जी, अगर याद है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मैं दोनों रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन को भी ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसको सामने रखते हुए जिस टाइम इसको रिमूव करेंगे, जाहिर माइनस के एक्स, के का बताया भी था, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसमें स्टिफनेस का बताया था। यहाँ पे स्टिफनेस वाली बात तो नहीं है। ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स हमने प्रूव किए हुए, ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स की जगह हम लगाएंगे जी माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। ये मेरे पास एक आ गया, इसको मैं नाम देता हूँ जी 5 का। देन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, कंपेयर करें जी। 4 है जी माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स को कैंसिल करेगा, माइनस माइनस को कैंसिल करेगा, मेरे पास बचेगा जी जी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। मुझे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड करने के लिए ये सारा काम मैं करने जा रहा हूँ। तो टाइम पीरियड सबसे पहले फाइंड करते हैं, डिवाइड में दोनों को उल्टा देते हैं, तो ये इस साइड पर बन जाएगा एल बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। मुझे टी फाइंड करना है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन एल मल्टीप्लाई बाई 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू
टी स्क्वायर, इस साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे चाहिए जी टी, तो मैं क्या करूँगा जी, टी स्क्वायर है, टी बनाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लूँगा जी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास बनेगा जी टी स्क्वायर स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर रूट में, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, देन टी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, एल डिवाइडेड बाय जी। दिस इज द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया 2 बाई अंडर रूट एल बाई जी। और हमें ये पता है अगर फ्रीक्वेंसी का बनाए, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर इसको मैं लिखूँ तो मैं यहाँ पे किसी जगह पे लिख लेता हूँ जी, ये बनेगा एफ इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाई, और इसको लिख लें तो जी डिवाइडेड बाई एल। ये मेरे पास जो है वो इसका रिलेशन बनेगा, इसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए हमने टाइम पीरियड का फाइंड किया। स्टूडेंट्स इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और एग्जांपल्स को देखेंगे। थैंक यू।